लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो पुतिन कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। आपको बताऊं, 22 अक्टूबर को द्विपक्षीय बैठक करे मोदी, ये पुतिन की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी अजीत डोभाल के जरिए जो दिया गया, और ये बीते 3 महीनों में दूसरी मुलाकात होगी अगर प्रधानमंत्री ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जाते हैं। संभवतः ये पूर्ण है कि प्रधानमंत्री जाएंगे ही, लेकिन ब्रिक्स से भी बड़ी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हर बार, चाहे वो पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की हो, दोनों को ये समझाया है कि आज के समय में युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति से किसी भी समस्या को आपसी मंच पर बैठकर जो है वो एक साथ सुलझाया जा सकता है, और भारत मध्यस्थता करने के लिए आगे से तैयार है अगर दोनों देश इसके लिए राजी हों। लेकिन कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी, और ये मुलाकात जो है वो काफ़ी अहम रहने वाली है। आपको बताऊं कि एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर पहुंचे और आपको बताया वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और डोभाल और पुतिन के बीच मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, और इसका एक वीडियो भी सामने आया। इस दौरान डोभाल ने पीएम मोदी को यूक्रेन विजिट की जानकारी भी दी। एनएसए ने बताया कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वो आपको अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देने के लिए उत्साहित थे। वो चाहते थे कि मैं रूस जाऊं और व्यक्तिगत रूप से खासतौर पर आपसे मिलूं और आपको उस बातचीत के बारे में बताऊं। दोनों के बीच बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई। इसमें केवल 2 नेता थे, उनके साथ उनके 2 लोग थे, जिसमें मैं भी प्रधानमंत्री के साथ था और मैं इस बातचीत का गवाह हूं, ये कहा गया। आपको बता दें अजीत डोभाल की तरफ से। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। संजीव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले रूस जाना, पुतिन से मुलाकात करना और पुतिन के सामने इस बात का जिक्र करना कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं है, उसके बाद फिर उनका यूक्रेन जाना, ज़ेलेंस्की से भी उनका मुलाकात और जिस तरीके की केमिस्ट्री नजर आई, और वहां भी इसी बात को जो है दोहराना, और ऐसे में पूरे विश्व को इस वक्त भारत से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी, निश्चित रूप से भारत अपना पूरा प्रयास इस संदर्भ में कर रहा है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध है ये समाप्त हो, और दोनों के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर लगातार इस युद्ध के संदर्भ में ये कहा है कि जो भी शांति के प्रयास इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए किए जाएंगे, उसमें भारत अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। और यद्यपि कि भारत इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध में कोई ओपन मीडिएशन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक कोई सभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, चाहे वो अमेरिका, नेटो, रशिया, यूक्रेन, सभी जब तक ऐसा भारत से करने का आग्रह नहीं करेंगे, तब तक भारत कोई ओपन मीडिएशन तो नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो शांति के स्थापना की दिशा में, संवाद की प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में जो भी एक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है, उसमें भारत मेरे असेसमेंट के मुताबिक वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया की यात्रा की थी, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की, और अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर गए हैं। हालांकि वो ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के एक सम्मेलन को में शिरकत उन्होंने की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुए जो भी उनके वार्तालाप और उनकी जो बातचीत हुई है, उसके साल को उन्होंने
सीधा सीधा राष्ट्रपति पुतिन और को इसी से बताया जुड़ी ये जो पॉइंट आपने उठाया, इसी से जुड़ी बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, जहां अजीत डोभाल ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दिया है। पीएम पर्सनली चाहते थे कि मैं रूस आकर आपसे मिलूं। यूक्रेन में बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई। यूक्रेन में सिर्फ जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सिर्फ 2 लोग थे और वहां मैं भी मौजूद था। मैं उस बातचीत का गवाह था और मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहां आऊं, आपसे मुलाकात करूं और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर ब्रीफ करूं। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब भारत का जो रोल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेके परिहार, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, सवाल अब ये है कि क्या भारत वो रोल प्ले कर सकता है जो पूरी दुनिया के कई देश जो है चाह तो रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में जब प्रधानमंत्री गए और वहां जो उनकी केमिस्ट्री नजर आई जेलेंस्की के साथ, और जेलेंस्की ने जब इस बात को रिटैरिएट किया कि भारत वो देश हो सकता है क्योंकि आपकी रूस सुनता है, तो इससे उम्मीदें जगती है यूक्रेन के लिए भी। और भारत क्या वो रोल सच में आगे बढ़कर इस तरीके से निभा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज मीटिंग डोभाल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी हुई है। देखिए, भारत का रोल इसमें रशिया यूक्रेन वार को रुकवाने के आगे जो भी प्रोसेस होगी उसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा रहेगा। भारत का नाम जो है वो रशिया काफ़ी ट्रस्ट के साथ में लेता है और यूक्रेन को भी उसमें आ रहा है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका का भी बहुत ही तगड़ा और अच्छा सामरिक साझेदार है। तो इस हालात में, क्योंकि ये जो भी कोई पीस डील होनी है उसमें रशिया के अलावा जिनको सबसे ज़्यादा उसको एग्री करना है, उसमें पहला नाम मैं कहूँगा अमेरिका का होता है। उसके बाद में नाटो को अमेरिका कन्विंस करेगा और तीसरा उसमें जेलेंस्की होते हैं। और रशिया में तो सब कुछ व्लादिमीर पुतिन की तरफ है। दोनों के रिसोर्सेज इस लंबे चलते युद्ध की वजह से कम हो रहे हैं और अल्टीमेटली कोई भी प्रोसेस जो है, तो जोग्राफिक जो भी सीमाएं हैं वो आप युद्ध से बदल नहीं सकते। ये एक सर्वमान्य सत्य है और तथ्य है और भारत इसको लगातार दोहरा रहा है। नरेंद्र मोदी का खुद का भी एक जो व्यक्तित्व है और जो उनकी पर्सनैलिटी और स्टैंडिंग है वो एक काफ़ी बड़े टॉल लीडर के रूप में पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है। भारत बड़ी तगड़ी सामरिक और इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, तो भारत का रोल इसमें रहेगा। मगर साथ में चाइना को रशिया इसलिए लेना चाहता है कि वो चाइना जो है वो उनके सपोर्टर है। भारत जो एक न्यूट्रल सर्वमान्य रहेगा और अमेरिका अपनी तरफ से ब्राज़ील को इसमें ऐड ऑन करेगा ताकि प्रोसेस में इसमें एक अच्छी वार्ता हो। अजीत डोभाल जो है वो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा विश्वस्त साथी हैं रक्षा और विदेश नीति के मामले में, और उनका जिस तरह का एक्शन होती हैं उनका जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वैसे तो हॉटलाइन काफी सिक्योर रहती है पर इसके बावजूद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो 1 to 1 ही कन्वे की जाती हैं। और वैसे भी ब्रिक्स में डोभाल साहब ने जो पॉइंट्स रखे थे उसमें टेररिज्म था और साइबर सिक्योरिटी है। तो ये बहुत मायने रखते हैं कि गुपचुप बहुत ही गंभीर और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर इश्यूज होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, वो 1 to 1 ही डिसाइड होती हैं। और अजीत डोभाल का लगातार कांटेक्ट जो है वो रशिया यूक्रेन से होना, वहाँ जाना, मैं समझता हूँ कि पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगी और पहली पीस में आपको कोई एकदम नतीजा निकलेगा नहीं। रास्ता खुलेगा, बर्फ ठंडी होगी और स्टेटस को पहले शुरू होगा, अंतरिम पीस फायर होगा। ये लंबी प्रक्रिया है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर भारत मीडिएटर के तौर पर राजी भी होता है दोनों देशों की, तो ऐसे में रशिया के साथ भारत की दोस्ती पर चाइना और रशिया की दोस्ती से कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपने देखा कि भारत भी जैसे रशिया इतिहास में अगर आप जाके देखें तो भारत के साथ अनेक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में खड़ा रहा, वैसे भारत भी रशिया के साथ जब उसके ऊपर इतना बड़ी चुनौती आई, बड़े सैंक्शंस लगे, तो भारत ने अपने तेल का जो इंपोर्ट है रशिया से कई गुना बढ़ा दिया। फर्टिलाइजर्स का जो इंपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया। आज रशिया और भारत के व्यापार के संबंध जो है मल्टीफोल्ड हो चुके हैं अगर पिछले कुछ पहले वर्षों के पहले की तुलना करें। तो ये भारत ने भी रशिया के साथ अपनी दोस्ती को दिखाया है और इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो बेहद अहम हो जाती है ऐसी सिचुएशन में जेके परिहार सर,
वो ये है कि भारत जहां एक तरफ लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जब मुलाकात करता है, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचते हैं, तो जो केमिस्ट्री उनकी दोनों देशों के साथ नजर आती है। जब वो पुतिन से मिलते हैं तब वो उनके फेस पर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि जो वॉर है वो आज के समय में एक सॉल्यूशन नहीं है। और फिर जब वो जेलेंस्की से मिलते हैं तो उनके कंधे पर हाथ डालकर जिस तरीके से उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, और फिर जेलेंस्की जब मीडिया को संबोधित करते हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसमें भी वो इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं कि भारत जो है वो रूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और अगर यूक्रेन कहीं बीच के रास्ते की तरफ इस युद्ध को रोकने की स्थिति में बढ़ता है, आगे चाहता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर संघर्ष विराम हो, तो उसके लिए भारत को साथ लेना यूक्रेन के लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, कोई भी पीस अकॉर्ड होता है तो उसको हम कहेंगे ये समन्वय होता है। इसमें दोनों पक्षों की जीत नहीं होती है, दोनों पक्षों की जीत भी होती है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि आपको अपनी जो हार्ड लाइंस होती है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे नाटो हो। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर होगा वो तो सरेंडर होता है, और वो सरेंडर आज के उसमें कोई भी देश उसको करेगा नहीं। रहा सवाल भारत का, तो भारत की भूमिका जो है वो एक ऐसी है कि जिसको दोनों पक्ष जो है वो रिस्पेक्ट के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एग्री करेंगे। चाइना को कोई अमेरिका बिल्कुल 100% एग्री नहीं करेगा। भारत के जिस तरह से यूक्रेन के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन है, दूसरे रिलेशन है, हमारे अमेरिका के साथ में है, और तो उसमें ये सब मान के चलते हैं कि भारत एक जो है परिपक्व और एक अच्छा समाधान इस समस्या का दे सकता है। तो हर हालत में भारत की भूमिका, क्योंकि वो दोनों पक्षों को मान्य है, तो सही में रियल मीडिएटर जो है वो भारत ही कर सकता है। वो रशिया को कन्विंस कर सकता है कि आपको इस लेवल के तक तो आपको आना ही होगा, और सेम वे में वो अमेरिका को और यूक्रेन को भी कह सकते हैं कि आपको कुछ जिदें छोड़नी होंगी। लाइक वो क्रीमिया की जिद है, मैं नहीं समझता हूँ कि क्रीमिया को रशिया किसी भी हालत में छोड़ेगा। वो जो है ईस्टर्न यूक्रेन में कॉम्प्रोमाइज करेगा, पूरा नहीं छोड़ेगा, करेगा। नाटो में यूक्रेन जाएगा, उसको वो नहीं रोकेगा। तो इस तरह के लेन देन इसमें जो है डेफिनेटली होंगे, और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में रशिया भी यूक्रेन में हेल्प करेगा। ये भी मुझे लगता है कि रशिया उसको मानवीयता के आधार पे उसको एग्री करेगा। आप मोदी जी का देखिए कि मोदी जी की ये हिम्मत थी कि उन्होंने पुतिन के सामने, पुतिन के घर में पुतिन को कहा है कि आपने बच्चों के अस्पताल पे जो गोलाबारी, जो मिसाइल हुए हैं वो गलत है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो सारी दुनिया में गया है कि मोदी जी जो है वो बिल्कुल रूस का पूरा पक्ष नहीं लेंगे, वो एक सर्वमान्य और निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए जो सबसे अच्छा इसमें सॉल्यूशंस निकल सकता है उसको वो प्रेस करे। ठीक है संदीप श्रीवास्तव जी, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत की इस स्थिति को दोनों देशों के बीच की समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है वो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और बढ़ा ही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की अपील जो थी कि आप रशिया के साथ ट्रेड को रोकिए ताकि वो इस बात को समझे कि जो वो यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है। लेकिन चूंकि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तभी इस बात को स्पेसिफाई कर दिया था कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए जो है वो हमला कर रहे हैं, और स्पष्ट था पुतिन का। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि ये 4 से 5 दिन के अंदर जो है पुतिन कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से युद्ध अब खिंचता हुआ नजर आया और 2 साल जो है वो होने को है अब, तो ऐसे में बड़ा सवाल तो अब यही है कि बीच का पॉइंट जो है वो क्या है इस युद्ध को लेकर। क्या ये एक ऐसा विवाद हो जाएगा और एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जो चलता ही रहेगा, या फिर कोई एक पॉइंट आपको आने वाले समय में नजर आता है जहां पर दोनों पक्ष आकर एक आम सहमति बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, इस युद्ध की अगर वास्तविक प्रकृति की बात करें तो ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, और महाशक्तियों के बीच में ये इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। क्योंकि और एक तरफ जहां रशिया है वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो यूक्रेन को पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे हैं, और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि यदि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने सैनिक और आर्थिक मदद नहीं दी होती तो यूक्रेन 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक रशिया के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन ये युद्ध अब 2.5 वर्षों से भी ज्यादा लंबा खिंचा है, और ये तभी यूक्रेन लड़ पाया है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने उसे पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दी। और ये जो महाशक्तियां हैं ये यूक्रेन के टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं,
और ये जो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, अपरोक्ष रूप से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। डायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन ये डायरेक्ट तरीके से एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें अमेरिका और रशिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और वो कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है, और ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, सर्वनाशी स्थितियों को जन्म दे सकता है, नाभिकीय युद्ध छिड़ सकता है, जो कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी उसमें। लेकिन जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बड़ी हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं। वो पूरे रशिया का गौरव उसी तरीके का स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं जो एक समय जैसा कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन के समय में था। और वहीं अमेरिका और नेटो अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध है, ये महाशक्तियां लड़ रही हैं, और जब तक मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक ये महाशक्तियां यहाँ संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक इसमें शांति नहीं होगी। और इसमें मैं कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, उसके रिजल्ट आने के बाद ही इसमें कोई बड़ी प्रगति हो सकती है शांति के प्रयासों में। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब तक अमेरिका में कोई फैसला नहीं हो जाता, यदि राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस युद्ध की समाप्ति की दिशा में, शांति स्थापना की दिशा में काफी तेज गति से प्रगति होगी, क्योंकि वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठा लेंगे। और जाहिर है कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहेंगे, नेटो को कहेंगे कि आप इसको वाइंड अप कीजिए और कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट्स पे आइए। लेकिन यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं, तो फिर ये जो कन्वेंशनल तरीके से अभी तक चला आ रहा है पूरी प्रक्रिया 2.5 वर्षों की, ये और लंबी खिंच सकती है। तो ये अमेरिका के इलेक्शंस पे बहुत निर्भर करता है कि उसमें अल्टीमेटली वहां पर क्या रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद हम इस युद्ध के संदर्भ में कोई बड़े परिणाम देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता, तब तक इस युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, मैं ये देखता हूँ। क्योंकि कमला हैरिस और उनसे जब भी सवाल वगैरह किए जाएंगे, वो उसी कन्वेंशनल अप्रोच के साथ ही चलेंगी अगर जीतती हैं, जिससे जो बाइडेन चलते हुए नजर आए हैं। ये जो है साफ तौर पर नजर आता है। और पुतिन से जब पूछा गया तो उन्होंने भी पसंद कमला हैरिस को भी बताया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। संजीव जी, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी आपका, और परिहार सर आपका हमारे साथ जुड़कर जो बातें हैं उसको रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत दोनों देशों के बीच जंग को रोकने की मध्यस्थता को तो तैयार है, लेकिन सबसे अहम होगा प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए पहुंचेंगे कजान में, तब वो रूसी राष्ट्रपति